नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और शाम 4 बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बिहार का चुनावी रण हुआ तेज, पहले चरण के लिए नामांकन जारी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के समेत कई प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। जदयू ने 57 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। 6 मंत्रियों समेत 4 महिला प्रत्याशियों को भी दिया गया टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की सीट शेयरिंग तय होने के बाद अब महागठबंधन में हलचल तेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा पर्चा तो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम ने दीघा सीट से दाखिल किया नामांकन। मोदी सरकार का रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र रेलवे के आधुनिकीकरण में हर साल 2,56,000 करोड़ का कर रहा है निवेश। नक्सल मुक्त भारत अभियान को लगातार मिल रही सफलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 50 लाख के इनामी सहित 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने डाले हथियार। और दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा उपहार। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति। फैसले का दिल्ली सीएम समेत मंत्रियों ने किया स्वागत। लोगों में खुशी की लहर। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, जिनमें मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वर हजारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे के चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मंत्री विजय चौधरी को ही उतारा है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। मंत्री महेश्वर हजारी के टिकट कटने की सूचना मीडिया में चल रही थी, लेकिन पार्टी ने फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है और उन्हें कल्याणपुर से टिकट दिया गया है। मंत्री रत्नेश सादा को भी सोनबरसा से टिकट मिल गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 2020 के चुनाव में जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें से उसे 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। लखीसराय सीट से वे अब तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। भाजपा के लिए ये सीट लंबे समय से एक मजबूत गढ़ रही है। उनके नामांकन के दौरान भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नामांकन के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है और आगे वे जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। आज हमने नामांकन किया है और ये क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया। जो बन सका हमने किया। क्षेत्र को लज्जित नहीं होने दिया। आगे भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी और इस क्षेत्र को पूरे बिहार के नक्शे पर अव्वल दर्जे में लाने का हमारा प्रयास रहेगा। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार में बीजेपी के बाद फिर शानदार जीत की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में बिहार है और लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्यों से ये पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार सरोवर है। और यहाँ पर नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन की जो सरकार है फिर इस बार आएगी और पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार आशीर्वाद देगा और अधिकतम सीटों के साथ में हमारी सरकार बनेगी। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई विजय जी को।
तो एनडीए की ओर से देखें तो नामांकन करना शुरू हो चुका है, लेकिन महागठबंधन की बात करें तो यहां सीट बंटवारे को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। बिहार चुनाव में कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को राघोपुर का उम्मीदवार घोषित कर अपना नामांकन भर दिया है। ये तेजस्वी यादव का राघोपुर से तीसरा नामांकन है, जहां वे 2015 और 2020 में भी जीत दर्ज कर चुके हैं। राघोपुर को आरजेडी का पारंपरिक गढ़ और लालू परिवार की सीट माना जाता है। नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। और नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने यह विश्वास जताया कि राघोपुर की जनता एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा करेगी। साथ ही तेजस्वी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ने की अटकलों को भी खारिज करते हुए बताया कि कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। पहली बार चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। चुनाव नहीं लड़ने के बारे में प्रशांत किशोर ने बताया कि चुनाव ना लड़ने का फैसला पार्टी ने ही सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव ना लड़कर पार्टी के सभी उम्मीदवारों को वे अब जीतवाने के लिए काम करेंगे। साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो ये थी चुनावी खबरें। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। धार्मिक धारावाहिक महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर उनके परिवार के साथ साथ दोस्त, रिश्तेदार और प्रशंसकों ने दुख जताया है। राजनीति, फिल्म एवं मनोरंजन जगत से जुड़े कई लोगों ने अभिनेता पंकज धीर के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पंकज धीर का आज शाम मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का केरल के एर्नाकुलम में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रैला ओडिंगा एर्नाकुलम जिले में स्थित एक नेत्र आयुर्वेद अस्पताल में आयुर्वेद का उपचार ले रहे थे। यहां उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आई थी। वे 6 दिन पहले अपने परिवार के साथ इलाज के लिए यहां आए थे। बुधवार सुबह अस्वस्थ महसूस होने पर उन्हें देव माता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने रैला ओडिंगा के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी साझा की है और प्रधानमंत्री ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मेरे प्रिय मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक प्रखर राजनेता और भारत के प्रिय मित्र थे।
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भारत केन्या संबंधों को मजबूत करने और हमारा सहयोग वर्षों तक जारी रहा। भारत, हमारी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ज्ञान के प्रति उनका विशेष लगाव था। उनके प्रयासों में ये परिलक्षित भी होता था। वे विशेष रूप से आयुर्वेद और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रशंसक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य पर इनके सकारात्मक प्रभाव को देखा था। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और केन्या के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर हुए बस हादसे को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की राहत राशि देने की घोषणा की है। के प्रति, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय भी है। एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में ही इस विषय पर आगे टिप्पणी करना समीचीन होगा। इस घटना को लेकर के जिस तरह की संवेदनशीलता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उनको ये विषय संज्ञान में लाया गया, रात को चर्चा के बाद में उन्होंने तुरंत सभी मृतकों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए प्रति मृतक और 50,000 रुपए हर घायल के लिए तुरंत सहायता राशि के रूप में घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन पटाखों को सशर्त अनुमति दे दी है। सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने कहा कि दिवाली और दिवाली से एक दिन पहले सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। नीरी और पेसो एजेंसी द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंस धारक ही कुछ निश्चित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 से 20 अक्टूबर तक होगी। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच दल गठित कर यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन पटाखों की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे ना बेचे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। कोर्ट ने सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वे 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को कोर्ट को सौंपे। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बाद गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित पटाखों को गैर कानूनी तरीके से दिल्ली एनसीआर में बेचा जा रहा था, जिससे ग्रीन पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर हर्ष जताया है। सीएम रेखा ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है और दिल्ली सरकार इस बात को बखूबी समझती है। सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्यौहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से, और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्यौहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। माननीय कोर्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसकी निगरानी करेगा। इस दौरान दिल्ली एनसीआर का AQI लगातार मॉनिटर किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और एनसीआर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है। दिल्ली के अंदर पटाखे 18 तारीख से 20 तारीख तक चलाए जा सकेंगे। 18 अक्टूबर के शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक
19 अक्टूबर को 8 बजे से लेके 10 बजे तक और 20 अक्टूबर को भी 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, ये 3 दिन तक पटाखे चलाने की इजाजत दी है। और वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने पुराने पेट्रोल डीजल के वाहनों को चलाने पर लगे प्रतिबंध को लेकर पूर्व की केजरीवाल सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल सरकार की साजिश थी, जिससे कार बेचने वाली कंपनियों को फायदा और आम लोगों को नुकसान हो रहा था। दिल्ली के अंदर पहले 10 साल की डीजल की गाड़ियां और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ियां भी बैन थी। जब हमने मानयोग सुप्रीम कोर्ट के पास तथ्यों के साथ सारी जानकारी दी, ये केवल और केवल कार मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट देने के लिए पुरानी सरकारों ने यह धंधा चलाया था, और कितनी कबाड़ की गाड़ियां कहां उठ गई उनके आंकड़े नहीं है किसी के पास। दिल्ली के अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड जो स्क्रैपिंग यूनिट लगाने थे लगे ही नहीं, इसके बावजूद दिल्ली की लाखों गाड़ियां गायब हो गई। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक स्कैंडल था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल और 15 साल की गाड़ी चलाने की इजाजत दी। दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय आयोजन में 15 देशों के रेल उपकरण निर्माता और देश की प्रमुख कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय रेलवे को आधुनिक, हरित और तकनीक आधारित दिशा में आगे बढ़ाना है। यहाँ प्रदर्शित नवाचार न केवल रेलवे क्षेत्र के भविष्य की झलक दिखा रहे हैं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी साकार करने की दिशा में अहम कदम साबित हो रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय रेल के सहयोग से आयोजित इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट मोबिलिटी और हरित समाधान पर विशेष फोकस किया गया है। इस मंच पर उद्योग जगत, MSMEs और सरकारी एजेंसियां एक साथ मिलकर रेलवे के भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। It's a very important exhibition. All the equipment manufacturers are present here from about 15 countries, and large number of MSMEs are present here. This is the time when we must reimagine the way our quality of our equipments, the new technologies that we need for changing, for modernizing railways, all those points that we have discussed today in the exhibition. प्रदर्शनी में रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और MSME उद्यमियों की व्यापक भागीदारी दिखी। रेलवे अब अपने डिब्बों, स्टेशनों और संचार व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर रहा है। आने वाले वर्षों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार और विद्युतीकरण पर भी विशेष बल रहेगा। 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी उद्योग और सरकार के साझे प्रयासों का प्रतीक है। इसका मकसद भारतीय रेल को वैश्विक मानकों पर अग्रणी बनाना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। IREE 2025 से न सिर्फ रेलवे के आधुनिकीकरण को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि भारत को वैश्विक रेल नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा। रेलवे के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान रिसेंट पास्ट में हुए हैं और भविष्य में रेलवे कैसा शेप लेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए CII द्वारा यह एग्जीबिशन लगाया गया है। रेलवे की नई तकनीक और भविष्य की तैयारियों की झलक IREE 2025 में साफ तौर पर दिख रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि विकसित भारत के संकल्प में भारतीय रेलवे अपनी मजबूत भूमिका अदा कर रहा है, जिसकी झलक दिल्ली के प्रगति मैदान में दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुमित नोडियाल के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। देश भर में चंदन के पेड़ लगाने और चंदन के व्यापार को बढ़ाने के लिए सैंडलवुड डेवलपमेंट कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट का शुभारंभ आज नई दिल्ली में किया गया। इस रिपोर्ट लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री के द्वारा किया गया। संबंधित मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकारें समिति की रिपोर्ट का उपयोग करेंगे और इसके सुझावों को लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने कमेटी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव रतन P. वटल से इस बारे में बात की। भारत में सैंडलवुड को लेकर क्या संभावनाएं हैं और इसे कैसे विस्तार किया जाए ताकि दुनिया भर में भारत का जो चंदन है वो पहुंचे और भारत इस मामले में अपनी अग्रणी भूमिका निभा पाए, इस सब को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी है सैंडलवुड डेवलपमेंट कमेटी। इस कमेटी की रिपोर्ट्स आई हैं और कमेटी के चेयरमैन इस समय रतन P. वटल साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से जो संभावनाएं हैं आप लोगों ने विस्तार से चर्चा की, सबसे पहले कमेटी की रिपोर्ट्स का सार क्या है उसके बारे में बताएं।
देखिए, ये कमेटी जो है ये 2021 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मगर उस समय ये कोविड आ गया, 2 साल तक ये काम नहीं कर पाई। उस वक्त मैं मेंबर सेक्रेटरी था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम में, बल्कि पीएम साहब से ही बात हुई थी इसके बारे में। उन्होंने बोला था कि चंदन के ऊपर कुछ करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि कुछ 15-20 साल से जब कि हम लोग एक नेट एक्सपोर्टर थे सैंडलवुड ऑयल और सैंडलवुड प्रोडक्ट्स के, अब नेट इंपोर्टर हो गए हैं। आपने अपनी रिपोर्ट के बारे में बताते समय कुछ बिंदुओं पर हाईलाइट किया था, 4-5 बिंदुओं को, वो क्या है? सबसे पहले इश्यूज हैं फाइनेंसिंग के, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म क्रॉप होती है। 25 साल 30 साल के अंदर पता चलता है कि जब चंदन का पेड़ बढ़ता है उसके अंदर जो हार्डवुड होती है, अंदर की लकड़ी, वो डेवलप हुई है कि नहीं, तो इसमें मेजर रिस्क होता है। दूसरा है मामला टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का, कि क्या हम इसको अपने साइंटिफिक्स के थ्रू या साइंटिफिक लेबोरेटरीज के थ्रू काम किया जाए कि ये चीज़ जल्दी उगाई जा सके। एक और मुद्दा है इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी और मूवमेंट, क्योंकि ये चंदन अरसे से ये बड़ी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ रही है। फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू इस पेड़ को काट नहीं सकते हैं, इसको बाहर भी उगाएं, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। इसकी वजह से जब ज़्यादा ओवर रेगुलेशन भी हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, उससे इंडस्ट्री मरने लगती है। आप लोगों ने एक स्मॉल ड्राफ्ट ऑफ बिल, मतलब बिल भी ड्राफ्ट किया है तो इसमें। हमने इसके अंदर एक ड्राफ्ट उसको सैंडलवुड फैसिलिटेशन बिल के नाम से इसके अंदर बना दिया है। अब जो डिपार्टमेंट देखना चाहे उसको पूरा एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, उसका आधा देख सकता है, मगर एक बेसिस है जिसके ऊपर डिबेट को हम लोग जारी रख सकते हैं। देखते हैं जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है और भारत को किस तरीके से दुनिया में एक बार फिर से चंदन के मामले में अपना नाम आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। कैमरामैन कालरा के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज नई दिल्ली के प्रसार भारती कार्यालय में प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म डिजी हार्ट के बीच एक करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें डिजी हार्ट ने वेव्स प्लेटफॉर्म के दर्शकों के लिए एक खास छूट की व्यवस्था शुरू की है। समझौता ज्ञापन के मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और डिजी हार्ट के सीईओ राहुल विज मौजूद रहे। प्रसार भारती की जो ओटीटी ऐप है वेव्स और डिजी हार्ट के बीच आज ये एक करार हमने किया। स्वरूप ये रहेगा कि जो हमारी वेव्स ओटीटी ऐप के ऊपर लोग आएंगे तो डिजी हार्ट के माध्यम से जो भी कुछ खरीदी करने के लिए वो प्रोत्साहित होंगे, उनको डिजी हार्ट की तरफ से एक विशेष ऑफ़र 18 तारीख तक रहेगा डिस्काउंट का, और जिसमें लगभग 120 रुपये तक के डिस्काउंट्स लोगों को इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पर मिल सकते हैं। और उसके बाद आने वाले 2-3 महीने तक ये ऑफ़र और खुला रहेगा कि जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस वहाँ डिजी हार्ट ऐप पर वेव्स के कस्टमर्स के द्वारा किया जाएगा, उसमें उनको प्रति ट्रांजैक्शन 100 रुपये तक की उसकी वहाँ पर छूट मिलेगी। मैं इसका बड़ा सिंपल सा एक आपको डेमो बता देता हूँ। आप अगर अपना कैमरा यहाँ फोकस करेंगे तो ये हमारी वेव्स ऐप है। वेव्स ऐप खोलेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक शॉपिंग का एक ऑप्शन नजर आएगा। आप यहाँ क्लिक करिए, आप डिजी हार्ट पर जाइए और डिजी हार्ट पर फिर जो भी वहाँ पर डील्स उपलब्ध हैं उन डील्स में छूट का लाभ वेव्स के कस्टमर्स के लिए विशेष रूप से डिजी हार्ट की टीम की तरफ से। वेव्स पर जाएं, हमारा कंटेंट देखें, टीवी देखें, रेडियो सुनें, मूवीज़ देखें, शोज़ देखें, गेम्स खेलें, मैगजीन्स पढ़ें और शॉपिंग करें। सभी के लिए एक स्थान वेव्स ओटीटी। और इस मौके पर डिजी हार्ट के सीओओ राहुल विज ने कहा कि दर्शक वेव्स पर अपने लोकप्रिय शो के साथ साथ डिजी हार्ट की विशेष छूट सेवा का लाभ भी उठा सकते हैं। अब डिजी हार्ट उपलब्ध है प्रसार भारती की ऐप वेव्स पे भी। सो आप अपना फेवरेट शो देखते देखते साथ में उस प्रोडक्ट्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं और वहीं पे रिसीव कर सकते हैं। कस्टमर के लिए एक स्पेशल ऑफर है, हर वेव्स के कस्टमर के लिए एक 120 रुपये तक का डिस्काउंट अवेलेबल है, जिससे वो अपने
फेवरेट रेस्टोरेंट से, अपने फेवरेट दुकानदार से खाने का, शॉपिंग का सामान, लोकल आर्टिफैक्ट्स कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। और बात जीएसटी सुधार की। जीएसटी के नए सुधारों से कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी काफी राहत मिली है। निर्माण सामग्री के दाम कम होने से आम जनता के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी काफी लाभ हुआ है। जो जीएसटी में अभी कटौती करी है वो ऑल ओवर सब बिजनेस में फायदा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स में भी, ऑटो पार्ट्स में भी, कार्स में भी, सभी में फायदा हुआ है। जैसे उसको गिनते हैं तो सब वाया करके रियल एस्टेट में बेनिफिट मिलता ही है। और जैसे रियल एस्टेट की डायरेक्ट बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल में, सीमेंट में, टाइल्स में वो जीएसटी की बहुत कटौती हुई है। तो उस रेट के हिसाब से रॉ मटेरियल में जितना फायदा हो रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर को ही फायदा जा रहा है। जो सीमेंट का रेट था आज तक उस पर 28% जीएसटी लग रहा था, वो घटा के अभी 18 हो गया है। सीमेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है कंस्ट्रक्शन में। पुल बनाया, ब्रिज का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, तमाम काम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। जिसका रेट घटने से कंस्ट्रक्शन रेट में भी उसका असर देखने अपने को मिलेगी। मैं सीमेंट के व्यापार के साथ जुड़ा हूं, तो पर्टिकुलर सीमेंट की बात करूं तो 28% से सीधा 18% हो गया, तो बड़ा इम्पैक्ट आया। जो भी काम चालू है, जो नया चालू होने वाला है, जो मंदी का माहौल था, उसमें एक नई ऊर्जा आई कि भाई ये जो 28 से सीधा 18 कर दिया, जो अनएक्सपेक्टेड था। और इसके कारण जो लो बजट के जो मकान बन रहे हैं उसमें बहुत बेनिफिट होगा और सारी इंडस्ट्रीज एकदम तेजी में आएगी, ऐसा अभी का माहौल लगता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।